स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज दूसरा ग्रामर पॉइंट है वाक्य और वाक्य के प्रकार। वाक्य से आपको सिंपली ऐसा समझ में आ जाएगा कि वाक्य सेंटेंस सिंपली हम बोल सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे तत्व हैं, उस तत्व को ग्रामर की दृष्टि से बनाए रखना पड़ता है तो ही सही अर्थ में सामने वाले को वो समझ में आता है। यानी कि वाक्य क्या है, सबसे पहले ये हम समझेंगे, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वो वाक्य कहलाता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, समूह ऐसा होता है जो सार्थक होता है, कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, साथ में व्यवस्थित होता है। जहां तहां वाक्य में शब्द रख देने से वो वाक्य नहीं बन जाता, इसलिए सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का समूह होता है, विचार होता है, उसमें कोई भाव होता है जो सामने वाला समझ सके, पूर्णतः व्यक्त करे, ये सारी बातों को उसे ही वाक्य कहा जाता है। मैंने बोल दिया, मैंने खाना खाया, पिया, सोया, ये सारी बातें मैं ऐसे ही जब शब्द जहां तहां रख दूंगी तो सामने वाला वो अर्थ पूरी दृष्टि से समझ नहीं पाएगा, इसलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं। उदाहरण के स्वरूप पे यहाँ लिखा है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। ये मैंने आपको बोलते सुनाया या आपने पढ़ा, तो ये पूर्णतः सार्थक संपूर्ण वाक्य है कि सामने वाले को ये समझ में आ गया कि किसी भारत देश की संस्कृति की बात की गई है जो बहुत प्राचीन है, पुरानी है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सही अर्थ में वाक्य है। वाक्य के अलग अलग तत्व है, इस सारे तत्वों को समझने के बाद हम वो वाक्य अच्छी तरह से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। सामने वाले को जब बोलने पर या कहीं भी किस प्रकार का वाक्य उल्लेख करना है वो सीख जाएंगे। वैसे जनरली तो हम शुरू से ही वाक्य बोलते ही आए हैं और बोल भी लेते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ बातें लिखनी होती है, अपनी भाषा में लिखनी होती है, तब क्या करते हैं, अपनी भाषा में हम सही रूप से नहीं लिख पाते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 तत्व है, अलग अलग प्रकार के तत्वों में हम समझते जाएंगे। सबसे पहला है सार्थकता। सार्थकता का अर्थ है अर्थवान होना। यहाँ एग्जांपल दिया है, कुछ पानी वानी पीकर जाना। पानी पानी दो बार इस्तेमाल हुआ है शब्द, लेकिन फिर भी वो सार्थक है क्योंकि हम व्यवहार में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम पूछ लेते हैं कि खाना वाना खाया कि नहीं, ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो भले ही एक शब्द दूसरी बार वो वाक्य में इस्तेमाल होने के बाद भी वो सार्थक है, लेकिन सार्थक किस रूप में कि वो अर्थवान है, सामने वाले को इजी समझ में आ जाता है और सीधे तरीके से वो वाक्य जैसा शब्द का समूह लगता है। दूसरा है योग्यता, अर्थ प्रदान करने की योग्यता। मैंने वो वाक्य बोल तो दिया, सेंटेंस बोल तो दिया, लेकिन सामने वाला वो अर्थ प्रदान करता है या समझ सकता है, ऐसी योग्यता क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 3 आकांक्षा, वाक्य पूरा होना चाहिए। कभी कभी हम वाक्य आधा ही छोड़ देते हैं और सामने वाले को वो समझ में नहीं आता। हम तो बोलने वाले समझ जाते हैं कि मैंने क्या कहा, लेकिन सामने वाला वो पूरी तरह नहीं समझता है, इसीलिए उसे आकांक्षा रहती है, बात अधूरी छोड़ देते हैं, इसलिए उसको दूसरा प्रश्न पूछना पड़ता है वाक्य को पूरा करने या समझने के लिए। इसलिए वो वाक्य पूरा होना चाहिए। मैंने बोल दिया चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो चाहता है तो कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं, क्या चाहता है, ये प्रश्न हुआ। दूसरा है पढ़ना चाहता है, तो पढ़ना क्या चाहता है, बहुत सारी बाबतों को, या कोई बुक पढ़ना चाहता है, कोई स्टोरी पढ़ना चाहता है, न्यूज़ पढ़ना चाहता है, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं। तो पूरा वाक्य बोलना चाहिए क्योंकि पूरा वाक्य न बोलने से सामने वाले को वो आकांक्षा रहती है। नंबर 4 निकटता। निकटता यानी कि बोलने की और लिखने की बीच में नजदीकी होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए और उचित निकटता होनी चाहिए। कभी बार लिखने के समय पर कई बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि एक शब्द लिखने के बाद बहुत सारी जगह छोड़ देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर जगह छोड़ते हैं, तो पूरा हमें व्यवस्थित रूप से लगता नहीं है और उस अर्थ को हम समझ नहीं पाते। कई बार कोई जब वक्ता बोलता है तो रुक रुक कर बोलता है, तो वो भी हम बोर हो जाते हैं, या तो सुनने का मजा नहीं आता है या तो वो अर्थ
सामने वाले को, तो अधिक निकटता होनी चाहिए बोलने में। और विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण बात है लैंग्वेज में। विराम चिन्ह को देखकर ही हम इस तरह का वाक्य अगर पढ़ते हैं तो सामने वाला वो व्यवस्थित रूप से समझ सकता है। नंबर 5, पदक्रम। कभी कभी हम पदक्रम यानी उलट सुलट वाक्य बोल लेते हैं। दो मैंने एग्जांपल दिए हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें पदक्रम में क्रम व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। फर्स्ट है, मैंने केवल एक पत्र लिखा, सामने वाले को इजी समझ में आ गया कि एक पत्र लिखने की बात है। लेकिन उसी वाक्य को मैंने पद क्रम से हटा दिया या उल्टा सुल्टा बोल दिया तो वो व्यवस्थित नहीं लगेगा, या तो फिर सामने वाले को समझ में थोड़ी देर लगेगी। देखो, केवल एक पत्र लिखा है मैंने, कर्ता कर्म क्रिया सब उलट सुलट हो गया, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत है और साथ में ये सामने वाले को समझ में थोड़ी देर लगेगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। नंबर 6, अन्वय, यानी कि दोनों के बीच मेल होना चाहिए। मेल माने कि शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी हम एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करते हैं तो हम शब्द का उपयोग करते हैं, अपने खुद के लिए बात करते हैं तो मैंने या मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो उस जगह पर ये बात ध्यान में रखनी है कि कर्ता और क्रिया में मेल होना चाहिए। यहाँ लिखा है मैंने कि हम खाना खाता हूँ, कैसा लगा आपको सुनने में? मजा नहीं आया ना? हम खाना खाता हूँ तो दो व्यक्तियों की बात हुई है, तो हम खाना खाते हैं आएगा, या तो एक व्यक्ति की बात है तो मैं खाना खाता हूँ आएगा। तो ये व्याकरणिक दृष्टि से मेल नहीं है, गलत है। तो इन 6 पॉइंट को याद रखेंगे तो आप वाक्य के प्रकार को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आज हम देखेंगे। वाक्य के दो प्रकार है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसमें सबसे पहले अर्थ के आधार पर टोटल 8 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स में से 1 बाय 1 हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है विधान वाक्य। विधान यानी कि सिंपल वाक्य, सीधा आपको वाक्य बोल देना है, उसमें कुछ आपको सुनने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरी समझ में आया कि नहीं आया। काम करने का सामान्य कथन हो, सिंपल ही कह देते हैं कि ये काम कर लो, तो ये सामान्य वाक्य हो गया, विधान वाक्य हो गया। कि प्रियोदा सेवा भवी था, प्रियोदा सेवा भवी था, ये एक सामान्य कथन है। इससे आपके माइंड में आ जाएगा कि कोई एक प्रियोदा नाम का व्यक्ति है और वो सेवा भवी है। दूसरा है वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करती है। इसमें भी आपको सीधा समझ में आ गया कि वृक्ष के बारे में बात की गई है, ये हमें स्वच्छ वायु देती है, स्वच्छ हवा देती है, यानी ये विधान वाक्य है। यानी ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सेंटेंस पूछने के बाद आपको लिखना है कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है। तब आपको याद रखना है कि ये सिंपल वाक्य है तो इसे विधान वाक्य कहा जाता है। नंबर 2, सेकंड, निषेध वाचक वाक्य। निषेध यानी नकारात्मक बातें होती है, उसमें कार्य न करने का बोध कराता है। निषेध से ही आपको मालूम हो गया कि कार्य न होने की बात है। सेंटेंस दिया है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। इसका सीधे तरह से एग्जाम में आप याद रख सकते हैं कि ऐसे जब वाक्य आते हैं तो उसमें नहीं, ना जैसे शब्दों का उपयोग होता है, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, जिससे आप सीधे सरल तरीके से याद रख सकते हैं कि ये निषेधवाचक वाक्य है, यानी नकारात्मक बातें होती हैं। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। सीधा ही है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि उसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है, आपने क्या खाया, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, ये सारे प्रश्न पूछते हैं और पीछे प्रश्नार्थ वाक्य लिखना जरूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते तो है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं, ये जरूरी है व्याकरणिक दृष्टि से। तो वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सीधा, राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कितने बजे जाएंगे, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य के प्रकार हैं। नंबर 4, विस्मयादिवाचक वाक्य। तो विस्मयादिवाचक वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि की अभिव्यक्ति होती है। कभी कभी हम बहुत खुशी से उछल पड़ते हैं कि हाँ मैं तो अव्वल आ गया, मेरा फर्स्ट नंबर आ गया। कभी कोई किसी की मौत सुन लेते हैं तो शोक भरे चेहरे के साथ
सब कह देते हैं कि हाँ ये क्या हो गया। कभी कभी बहुत खुशी होती है तो अंदर से बहुत हमारे फेस पर ऐसा भाव ही आ जाता है खुशी का। तो ये सारे विस्मयादिवाचक वाक्य में आते हैं। तो यहाँ वाक्य दिया है दो, जब बोलेंगे तब ये चिन्ह लगाना जरूरी है, विस्मयादिवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले वाक्य बोलेंगे तो हमारे मुंह से ऐसे शब्द अनायास ही निकल जाएंगे, हमें रटना नहीं पड़ता है कि ओह ये क्या हो गया, ये अचानक ही हमारे मन में से आ जाते हैं। और क्या हो गया, वाह कितना सुंदर मंदिर, कितना सुंदर घर। जब हम पहली बार देखते हैं तो हमारे मन के अंदर ये भाव आ जाते हैं और अनायास ही हम ऐसे भाव के साथ बोल पड़ते हैं। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा यानी कि वक्ता की इच्छा प्रकट होती है, आशा, शुभकामनाएं या शाद आदि की अभिव्यक्ति होती है उस वाक्य में। कभी कभी हम हमारी इच्छा व्यक्त करती है कि मेरी आज इच्छा है कि मैं पानी पूरी खा लूं, लड़कियों की इसे आदत ऐसी ही होती है, तो ये इच्छा प्रकट हो गई। आशा माने कि मैं आशा रखता हूँ कि आप सफल हो जाए। शुभकामना यानी कि कोई किसी का बर्थडे है या कोई तिथि है तब हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और शाद मानी जब गुस्सा आ जाता है तब तुम्हारा ऐसा हो वैसा हो, ऐसा हम बोल देते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे तुम सफल हो, ऐसे वाक्य जो इच्छावाचक वाक्य के रूप में समाविष्ट है। नंबर 6, संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी कि कुछ न कुछ करने का संदेह या संभावना होती है, अर्थात किसी कार्य करने का संदेह संभावना का बोध कराती है। ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। उसमें उदाहरण दिया है कि संभवतः आज वर्षा होगी, फिक्स नहीं है कि वर्षा होगी, बारिश आ ही जाएगी, हाँ ऐसा लगता है, अनुमान किया जाता है कि संभवतः आज वर्षा होगी। नंबर 7, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य के अंदर एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, यानी कि एक काम पूरा होने के पहले दूसरा वाक्य उस पर निर्भर होता है, यानी कि दूसरा वाक्य बोलना जरूरी हो जाता है, वो संकेतवाचक वाक्य है। यानी कि पहला जब वाक्य बोला जाए तो वो पीछे वाला अधूरा लगेगा या आधा लगेगा। तो एग्जाम्पल दिया है, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो यहाँ मैंने बोल दिया परिश्रम करोगे, तो इसके पीछे क्या ये बोलना जरूरी है क्योंकि ये इस पर संकेत करता है कि इसके बाद क्या होगा। परिश्रम करोगे तो क्या होगा, बहुत सारे वाक्य इसके पीछे जुड़ सकते हैं। सफलता मिलेगी, पैसे मिलेंगे, तुम कामयाब होगे, लेकिन मैंने यहाँ उदाहरण में दिया है कि अवश्य सफलता मिलेगी, यानी कि दूसरा वाक्य उस पर निर्भर रहता है जो लिखने की आवश्यकता होती है। नंबर 8, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा माने आप सिंपली समझ ही सकते हैं कि उसके द्वारा आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या निर्देश का भाव प्रकट होता है। निर्देश का भाव प्रकट करना यानी किसी को ऑर्डर देना, सिंपली यही कहेंगे, मैंने लिखा है कि यहाँ मत बैठो, ये निर्देश कर दिया, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये सारे निर्देशवाचक वाक्य हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए, ये प्रार्थना मैंने की, किसी के पास मैंने हेल्प मांग ली, तो ऐसे भाव प्रकट करने वाले वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। टोटली हमने 8 पॉइंट्स देखे, 8 प्रकार जो अलग अलग है उसमें अलग अलग बातें आपको याद रखनी है और इस तरीके से और उदाहरण एग्जाम्पल बनाकर आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।